आज हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। हर्षवर्धन जो वर्धन वंश के सबसे प्रमुख राजाओं में जिनकी गिनती की जाती है, अधिकतर हमें पुष्यभूति वंश तथा वर्धन वंश में सबसे प्रिय लोकप्रिय राजा हर्षवर्धन के बारे में ही जानना पढ़ने को हमें मिलता है। जैसा कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, इसका जो नाम है, इसके संस्थापक जो रहे हैं पुष्यभूति वंश, उनके नाम पे इनका नाम, इस वंश का नाम पड़ा है। इन्होंने अपनी राजधानी, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ऐसे ही इन्होंने अपनी राजधानी हरियाणा के पास थानेश्वर को बनाया। किसको बनाया? हरियाणा के थानेश्वर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इनका शासन बहुत अच्छा रहा क्योंकि यह गुप्त वंश के सामंत रहे हैं। किसके? गुप्त वंश के शासक रहे हैं। वही गुप्त वंश जिसने समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, घटोत्कच जैसे महान शासकों ने, उन्हीं के ये सामंत रहे हैं। इसमें हमें आगे चलने पे मिलता है, इसके पुत्र जो प्रभाकर वर्धन हुए, वह शासक हुए। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें हुई, जिसे राजवर्धन, जो सबसे बड़ा लड़का था राजवर्धन, उसके बाद उनकी पुत्री राजश्री, राजश्री के बाद हमें हर्षवर्धन देखने को मिलते हैं। अब जब जो लड़की थी राजश्री, उसका विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ हो जाता है। अब यहाँ से हमें मेन हिस्ट्री में पढ़ने को बहुत अच्छा मिलता है कि कैसे कैसे विवाद हुए, कि किसी ने किसी की राज हड़पने के लिए किस प्रकार से सहयोग किया और किस प्रकार से उनका अंत हुआ। जो कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन थे, उनकी दुश्मनी मालवा के शासक, जो मालवा के पास में एक मालवा है, उसके शासक देवगुप्त से थी। जो ग्रहवर्मन थे, उनकी दुश्मनी किससे थी? देवगुप्त वर्मन, देवगुप्त से उनकी दुश्मनी थी। ठीक है। देवगुप्त ने हत्या कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन की कर दी। इसके अब किसी के तुम बहन का हस्बैंड मार दोगे तो उसका भाई तो गुस्सा करेगा ही। उसके मन में एक अपने बहन के पति की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए जो राजवर्धन था, जो हर्षवर्धन का बड़ा भाई था, उसने मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या कर दी। देवगुप्त, जो देवगुप्त था, वो शशांक का मित्र था। यही शशांक जो गौड़ वंश का शासक था, जो शशांक गौड़ वंश का शासक था, उसने हर्षवर्धन की हत्या कर दी। किसकी? राजवर्धन की हत्या कर दी। राजवर्धन की हत्या करने के बाद अब हर्षवर्धन और राजश्री अकेली बची। राजश्री को डर लगा कि हमारे भाई की मृत्यु हो गई, अब कन्नौज का देख ले कौन करेगा। तो राजश्री अपना राजपाट छोड़ के जंगल में भाग गई। अब अकेले राजपाट देखने के लिए अकेले हर्षवर्धन बचे। हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। कितनी हत्या हो चुकी? राजश्री के पति की, शशांक की, गौड़ वंशीय शासक की, और मालवा के शासक की, और राजवर्धन की। हमें इतनी हत्या देखने को मिलता है। लास्ट में हर्षवर्धन का काल प्रारंभ होता है। यहाँ से हर्षवर्धन ने दिवाकर नामक भिक्षुक की सहायता से राजश्री का पता लगाया। राजश्री किसी जंगल में जाके रह रही थी, उनका किसी भी प्रकार पता लगाया, जो बौद्ध ब्राह्मण, बौद्ध भिक्षुक थे। ठीक है। हर्षवर्धन ने यह बहुत ही साहित्य प्रिय था, इन्हें साहित्य लिखने का बहुत शौक था, तो इन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्श का पुस्तक लिखी। यह जो तीनों पुस्तकें यह हमारी काफ़ी एग्जामों में कई बार पूछी जा चुकी हैं। कौन कौन सी? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्श का।
इसके बाद इनकी दरबार में बहुत सारे ब्राह्मण भी रहते थे, कवि रहते थे, जो जैसे मंत्रिमंडल रहता था उसी प्रकार उस समय में कवियों का बहुत शौक रखते थे राजा वगैरह। तो इनके भी एक बहुत ही प्रिय कवि बाणभट्ट हुए। बाणभट्ट कवि थे। इन्होंने अपनी 2 कविताएं पुस्तकें लिखी, एक कादम्बरी लिखी और एक हर्षचरित लिखी। कौन? हर्षचरित। जो हर्षचरित है ना, उसी के जरिए हमें यह सब लड़ाइयों के बारे में पढ़ने को मिलता है। कन्नौज के शासक की कैसे शासन किया, ठीक है, मालवा के शासक देवगुप्त के बारे में, ठीक है, राजवर्धन की हत्या शशांक ने कैसे की, और हर्षवर्धन ने राजश्री का पता कैसे लगाया, ठीक है। उस समय सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र अपना मथुरा था। कौन था? जो मथुरा है वह था, ठीक है ना। उस समय बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग थे, बाहर विदेशों में घूम घूम के वहाँ के साहित्य को, वहाँ की टेक्नोलॉजी को, वहाँ के जो मकान बनाने का ढांचा है, उस समय की किला बनाने का ढांचा है उस समय को यह लोग सब लोग अपने पढ़ने के लिए बाहर बाहर से भारत में एंट्री कर रहे थे। जैसे कि 629 आया ईस्वी आया तो हैनसांग की एंट्री होती है भारत में। किसकी? हैनसांग की एंट्री होती है। इसको ही हैनसांग को ही राजकुमारों का यात्री भी कहा जाता है, ठीक है। उस जब ये आया तो हमारे नालंदा में, जो नालंदा बिहार में है, नालंदा में कुलपति शीलभद्र थे। कौन थे? कई बार आ चुका है कि जब हैनसांग भारत आया तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे, ठीक है ना। हैनसांग ने भारत में रहा, भारत में बहुत सारी पढ़ाइयाँ की, और नालंदा में पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा आया कि यह शिक्षक बन गया। उसी विद्यालय में पढ़ा और उसी का यह शिक्षक बन गया। पहले स्टूडेंट रहा, फिर उसी का आगे चल के टीचर बन चुका था। कौन? हैनसांग। हैनसांग इतना पढ़ा लिखा था कि 5 वर्ष में, जो हर्षवर्धन 5 वर्ष में एक मोक्ष परिषद करके एक मेला का उद्घाटन, मेला लगवाता था, उसका उसने अध्यक्ष बनवा दिया। किसको? इसको हैनसांग को हर्षवर्धन ने अध्यक्ष बना दिया। लेकिन हर्षवर्धन खुद एक हिंदू राजा था। हर्षवर्धन खुद एक हिंदू शासक था, लेकिन यह जो बौद्ध धर्म है उसकी एक शाखा है महायान, उससे संबंधित था। उसको उसके प्रति ज्यादा उदारवादी रहता था ये, ठीक है। जो हमें बताया ना मोक्ष परिषद, जो मोक्ष परिषद मेला था जो कन्नौज में लगाया जाता था, ऐसा कहा जाता है कि इतना बड़ा था, बौद्ध लोग इतने आए थे उस मेले में कि उसको पंचम बौद्ध संगति का नाम दे दिया गया। कौन सी? पंचम बौद्ध संगति का नाम दे दिया गया, ठीक है। अब जैसे जैसे किसी के पास पैसा ज्यादा आने लगता है या रौब ज्यादा हो जाता है तो वो सोचता है कि हमारे पास और ज्यादा पैसा आए। यह हमारे टाइम से नहीं, हमारे पूर्वजों के टाइम से ये देखने को अधिकतर हमें मिलता रहा है। तो ये हर्षवर्धन क्यों पीछे हटते? इन्होंने भी सोचा कि हमारे उत्तर भारत में तो हमारा चल ही रहा है, क्यों ना हो सके तो हम दक्षिण भारत को भी, यहाँ पर तो इनका राज था ही, इन्होंने सोचा कि हम दक्षिण भारत पर भी अपना राज्य स्थापना करें। तो जो नर्मदा नदी है, जो नर्मदा नदी बहती है, इसको जैसे जैसे इन्होंने पार किया, दक्षिण भारत में प्रवेश करने के लिए इन्होंने नदी को पार किया, तो चालुक्य वंश का एक राजा, जिसे हम पुलकेशिन द्वितीय के नाम से जानते हैं, उन्होंने इनको हरा दिया। अगर किसी देश में अगर युद्ध होता है तो सेना का मनोबल तो टूटता ही अगर वो हारते हैं लेकिन जो से अपने तो जीत नहीं पाए वहां पे, अगर किसी देश से युद्ध की तो जीत नहीं पाए, और जो हम लोग हथियार वगैरह जो हमारे बेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमने उधर हथियार चलाए, सैनिकों को गवाया,
यह हमारे लिए एक मानसिकता का विषय खराब कर देता है। धीरे धीरे हर्षवर्धन इस युद्ध हार गए और यह मृत्यु को प्राप्त हुए। इस सब की जानकारी जो युद्ध है पुलकेशिन द्वितीय का, यह कर्नाटक के एरोर से यह अभिलेख की हमें जानकारी मिलती है। किसकी अभिलेख से जानकारी, एरोर अभिलेख से इसकी हमें जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर को तो छोड़ दिया था, जिसको हरियाणा के थानेश्वर को छोड़ दिया था। जो कन्नौज था अपनी बहन को बिठाल के, राजश्री को बिठाल के खुद संरक्षण में काम करता था। धीरे धीरे हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई 647 ईस्वी में, और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इनके कोई पुत्र पुत्री नहीं थी और यह राजवंश धीरे धीरे समाप्त हो गया। हर्षवर्धन अपने समय का, ऐसा कहा जाता है कि एक महान शासकों में उसकी गिनती होती है। हर्षवर्धन अपनी बहन के प्रति, अपने भाई राजश्री के प्रति, राजबर्मन के प्रति बहुत उदारदायी था कि उसने शशांक से भी झगड़ा किया। अपनी बहन कन्नौज के जो ग्रहवर्मन थी, उनकी पत्नी, उनके प्रति देखें तो कहीं ना कहीं यह हमारे आपसी प्रेम को ज़्यादा महत्व देता है कि हमें भाई बहन के प्रति कितना रहना चाहिए कि हमारी बहन को किसी ने अगर कुछ बोला तो देखो यहाँ पर उन्होंने सीधा उनके राजवंश को ही समाप्त कर दिया। जय हिंद दोस्तों।